खबर है कि 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण हो जाएगा। इसके साथ ही सामने आएगी नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल की तस्वीर। उससे पहले एनडीए के घटक दलों की डिमांड लिस्ट पर अटकलों का दौर चल रहा है। टीडीपी और जेडीयू जैसे बीजेपी के सहयोगी दल इशारों में बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ उन मुद्दों को भी उछाला जा रहा है जिस पर बीजेपी के साथ मतभेद रहे हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने से लेकर अग्निवीर योजना की समीक्षा जैसी मांग सुर्खियों में है। एक तरफ बीजेपी के सामने विपक्षी दलों को खुश रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ यूपी में लगे झटके की वजहों को समझना जा रहा है। इस पर बड़ा मंथन हो रहा है। आज मैं इसकी हर खबर भी आपको बताऊंगा। उससे पहले सियासी गलियारे की गर्माहट देख लीजिए। सहयोगियों के सहारे बहुमत, मोदी चुकाएंगे कितनी कीमत? आने लगी डिमांड लिस्ट, नई सरकार पर ट्विस्ट। बाइफरकेशन का जो कमिटमेंट है अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष पैकेज, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। अग्निवीर प्लस समान नागरिक संहिता, क्या मोदी सरकार के एजेंडे से होंगे विदा? अग्निवीर योजना को लेकर के हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। मोदी गारंटी पर भारी, नीतीश नायडू की गारंटी। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी, ऑफर या दावेदारी? अबाउट 6 पोर्टफोलियोज और द स्पीकर का कुछ ऑफर है बोल के हमको मालूम हुआ। हम तो डिमांड नहीं कर रहे, हमको ये चाहिए बोल के। ना मैंने ना किसी और, मैं ये तमाम सहयोगियों के बिहाफ में इस बात को मैं कह सकता हूँ, हम में से किसी ने कोई मांग, कोई शर्त नहीं रखी है। मोदी सरकार तो बनेगी, नीतीश नायडू की कृपा पर चलेगी। इंडिया अलायंस आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस देगी। नेशनल लेवल पे कास्ट सेंसस इंडिया अलायंस करवाएगी। स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए देगी। सारे इश्यूज जेडीयू और टीडीपी का भी इश्यूज है, वो लोग इसका बारे में क्या स्टैंड लेने वाले हैं। मोदी के करिश्मे पर अब कितना यकीन? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिपेंड न करे, ऐसा सोच बनना चाहिए। इंडिया की तिरछी नजर, एनडीए की कितनी मुश्किल डगर। मोदी सरकार चैलेंजर बेशुमार। बीजेपी अगर इस वक्त सहयोगी दलों को साधने पर सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है बहुमत के आंकड़े से दूर रहना। ऐसा यूपी में लगे झटके की वजह से हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के घाटे के डैमेज कंट्रोल की चुनौती है। यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिलने के कारण तलाशे जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त दिल्ली में हैं। यूपी को लेकर दिल्ली में क्या हलचल है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। इससे पहले आज यूपी पर अलग से चर्चा भी हुई है, तो ये बड़ी बात है। और इससे पहले आज यूपी को लेकर अलग से चर्चा हुई, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूं। और उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें टिकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। हार के कारणों का मंथन हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतना नुकसान उठाना पड़ा। और हार के कारणों पर प्रदेश अध्यक्ष ने जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश में एनडीए का टारगेट 80 में 80 सीटों का था, वहां गठबंधन 36 पर ही क्यों सिमट गया। सबसे पहले से आपको समझा देता हूं। देखिए, राम मंदिर कांड की अगर हम बात करें, यूपी पर सबसे बड़ा मंथन है ये। राम मंदिर कांड असरदार साबित नहीं हुआ
अयोध्या सहित आसपास की 5 सीटें हारे हैं। फैजाबाद मंडल यानी फैजाबाद कमिश्नरी की अगर हम बात करें, उसके आसपास की जो 5 सीटें वहां पर हार। काशी फैक्टर लगभग बेअसर। पूर्वांचल की 26 में से 17 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि इतना विकास का दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया। राष्ट्रवाद का मुद्दा ज्यादा असरदार नहीं हुआ। पीडीए से पिछड़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा यानी पूरा चुनाव जाति पर सेंटर हो गया। अनुप्रिया राजभर निषाद कमजोर दिखे, यानी ओबीसी कार्ड की मैं बात करूं, और अति पिछड़े वोटर छिटके। देखिए, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत अनुप्रिया पटेल, राजभर और संजय निषाद थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए, संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी 1 सीट हार गई। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, बीजेपी की मुहिम बेअसर दिखी और वोटरों को समझाने में नाकाम रहे। तो ये वो तमाम वजह है। और इसके अलावा देखिए, मुफ्त राशन और मकान की अगर बात करें तो इस पर बेरोजगारी का मुद्दा भारी पड़ा। लाभार्थी वोट बैंक एकजुट नहीं दिखा, जो कि 2019 में दिखा था। और एक और सबसे बड़ी वजह, दिग्गज नेता धड़ा। 7 केंद्रीय मंत्री हारे, बड़े अंतर से यह हार हुई है और जाहिर सी बात है, इसलिए इस हार पर मंथन हो रहा है। टिकट बंटवारा भी एक फैक्टर है। दमदार उम्मीदवार देने में चूकी भारतीय जनता पार्टी, अति आत्मविश्वास भारी पड़ा, यानी तमाम नेताओं ने यह सोच लिया था, जो सांसद थे या जो मौजूदा सांसद रहे, उनको लगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, एक और बड़ी बात, एक तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हार और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जीत, बड़ी जीत। और कांग्रेस की 6 सीटें, यानी कांग्रेस का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपना जनाधार खड़ा किया। ये तीनों बातें बड़ी अहम है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और इन तीनों फैक्टर्स ने पूरे देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। अभिज्ञान जी, आपका स्वागत है। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। इसके अलावा प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से। अलका लांबा, कांग्रेस नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अलका जी, आपका भी स्वागत। और प्रेम शुक्ला साहब, आपका भी स्वागत। नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, और राजीव रंजन जी है, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ। नाहिद और राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिज्ञान आपसे करेंगे, उसके बाद हम इस पर भी आएंगे कि आखिरकार ये जो नई सरकार बन रही है उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। लेकिन पहला बड़ा बात जो दिल्ली में इस वक्त मंथन चल रहा है बीजेपी के भीतर, देखिए, उत्तर प्रदेश जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान, समाजवादी पार्टी की जबरदस्त वापसी, यानी 2004 से भी बेहतर प्रदर्शन, और कांग्रेस का शानदार और दमदार प्रदर्शन। ये 3 चीजें जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया, और हार के मंथनों पर चर्चा हो रही है। कुछ बिंदुओं का मैंने जिक्र किया, आपका क्या कहना है? देखिए, एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने रखा है, मैं कुछ देर पहले देख रहा था, वो पॉइंट बड़ा क्लियर है कि बीजेपी को एक सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था उत्तर प्रदेश को लेकर, और ये कॉम्बिनेशन मोदी और योगी दोनों को लेकर था कि भाई उत्तर प्रदेश की तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, कांग्रेस का प्रदर्शन, ये शानदार रहा है। मतलब मैं सालों से इस स्टेट को देख रहा हूं। तो 14 के समय से बीजेपी ने जो अपना बैकग्राउंड बनाया था या फोरग्राउंड बनाया था, या जो जमीन अपनी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, वो इस 2024 के चुनाव में आधी खिसक गई, बल्कि काफी सीरियसली वो खिसक गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बड़ी बात है, बीजेपी का अंदरूनी टकराव भी बहुत जबरदस्त था उत्तर प्रदेश में, और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, इसमें टॉप मोस्ट लीडरशिप तक को इंक्लूड करूंगा। मैं साफ साफ बोलूंगा कि इसमें बहुत सारे टकराव थे, और ये तभी होती है स्थिति जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे क्या है, ये स्टेट तो हम इस तरह से जीत लेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा झटका है, वो है पूर्वांचल, प्रूवन टेस्टेड इलाका उत्तर प्रदेश का, जहां बीजेपी अच्छा करती रही है, धुल गई पूर्वांचल में, और प्रधानमंत्री खुद अपने लोएस्ट मार्जिन से बनारस की सीट जीतते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा भारतीय जनता पार्टी, बड़ा मैसेज। बैठक वो कर ले चाहे जितनी, लेकिन उनको ये समझना होगा कि एक आइसोलेशन में
इंडिपेंडेंस में अगर योगी आदित्यनाथ इस राज्य को चलाना चाहते हैं, जैसे कि वो अपनी छवि बनाते हैं बुलडोजर और ये सब चलवा के, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी एक अलग किस्म की पार्टी है और उनका सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये मैसेज ये तमाम वजह विज्ञान जी आप बता रहे हैं। दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, फैजाबाद मंडल, वो फैजाबाद यानी जहां पर अयोध्या है, जहां पर राम मंदिर है, उसके आसपास की सीटें, बस्ती की बात करें, अंबेडकर नगर की बात करें, ये तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी हाथ जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, पूर्वांचल में जहां की राजनीति पूरी तरह से जिसे कहा जाए जातियों में बटी हुई है, वहां पर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इन तीनों के बूते बीजेपी जो आगे बढ़ रही थी, ये पूरी तरह से कोलैप्स हुआ। क्या लगता है आपको कि ये दोनों जो बातें हैं, ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में भविष्य को लेकर बड़ी बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन गई है? देखिए, बड़ी चिंता की वजह है, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि 2013 से भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो छोटी जातियों के अंदर सोशल इंजीनियरिंग करना शुरू कर दी थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी 2022 के इलेक्शन के बाद तक। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, अयोध्या मंडल को खास तौर पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में इसको लेकर माहौल बना था और ये कहा जा रहा था कि ये तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाएगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों का ध्यान 1993 की तरफ खींचना चाहूँगा, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का विवादित ढांचा ढा दिया गया था और उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार के साथ साथ अन्य राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। अब टू लोगों की एक्सपेक्टेशन, सबको ये लग रहा था कि कल्याण सिंह थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे, लेकिन वहां एक नारा लगा। क्या नारा लगा? मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उसके बाद मुलायम और कांशीराम ने मिलकर वहां सरकार बना ली, तब भी वहां जातियां ही चली थी। तो मेरे ख्याल से ओवर डिपेंडेंस हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह का कॉम्बिनेशन किया, जैसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, राजभर साहब ने बीजेपी को क्या क्या नहीं कहा, संजय निषाद ने बीजेपी को क्या क्या नहीं कहा, बाकी लोगों ने बीजेपी को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन घूम फिरा के जब इन्हीं को आप अलायंस के लिए लेकर आ जाएंगे और यही उनके समाज के प्रतिनिधि हो जाएंगे, तो इस सो कॉल्ड जो कॉम्बिनेशन बना था, उसको अखिलेश ने अपने पीडीए के साथ तोड़ने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक वो सफल रहे। और अयोध्या के मैंने आपको बताया कि कभी कभी वो इफेक्टिव होता है और कभी कभी वो इशू पॉलिटिकली काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल, बड़ा मुफीद आपने उदाहरण भी दिया दीपक जी, जो 93 की बात आपने बताई। प्रेम शुक्ला साहब, आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद थी, उस उम्मीदों को झटका लगा। हालांकि मंथन आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन पूरे देश में चर्चा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ और क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, सपा और कांग्रेस ने जो बात कही, जनता ने उनकी बातों को हाथों हाथ लिया, लेकिन आप लोग क्या अपना मैसेज पहुंचाने से चूक गए? क्या वजह आप मानते हैं प्रेम जी? देखिए, राजनीति में जो है, हमको निश्चित तौर पर 64 सीटों से हम 36 सीटों पर आए हैं जी, तो ऐसे में लोग हमारी पराजय की मीमांसा करने का प्रयत्न करेंगे जी। जिस तरह से जो है जातिवाद का जहर बोकर वोट जिहाद की खेती करने वालों ने इस देश के समाज को जातियों में बांटा था 1993 में, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जो आदरणीय दीपक जी ने बताया, उसी तरह से अयोध्या और नहीं चाहिए अयोध्या काशी, हमको चाहिए अवधेश पासी जैसे नारे आज इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी विध्वंस में उस कलंक को मिटाने के बाद वोट जिहादियों के जहर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश को जातिवाद का जहर बोया और उत्तर प्रदेश के विकास को स्थिर कर देने का काम किया, पीछे धकेलने का काम किया, वही प्रयास एक बार फिर से सोरोस के फंड से, जॉर्ज सोरोस जैसों के फंड से इन्होंने बड़े पैमाने पे किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। हम वनवास भी जाएंगे तब भी हम अपना संकल्प नहीं त्यागेंगे। हमने जिस तरह से अवध का, अयोध्या का, समग्र उत्तर प्रदेश का विकास किया, हमने विकास की राजनीति की। इन्होंने जातिवाद का जहर बोकर विकास को विनाश में परिवर्तित करने का षड्यंत्र रचा है। एक बार सफलता मिली है, लेकिन इस जो है बाबरवाद को, इस जो है वोट जिहाद के मवाद को हम मिटाने में सफल होंगे, इसमें हमें कोई संकोच नहीं। ठीक है प्रेम जी, अब मैं अलका लांबा जी आपके पास आऊंगा। अलका लांबा जी,
प्रेम शुक्ला जी का कहना है कि, और जो देखने को भी मिला, देखिए कि पूरा इलेक्शन आप लोग जातिवाद पर ले गए, जो इन्होंने जिक्र भी किया, और आप बात कर रहे थे कि आप तो लोकतंत्र बचा दिया, संविधान को बचाने का चुनाव था। इस सफलता के पीछे आप क्या बड़ी वजह मानती हैं, और बीजेपी का जो काउंटर था उसको किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी में था गिनती करो, हम आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, हर जाति जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक देश के संसाधनों पर, नौकरियों पर रहेगा, ये हमारा वायदा था। उसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल थे और उन्होंने अपने राज्य में सबसे पहले जातीय जनगणना करवाई और वो खड़े रहे। आज देखना होगा कि भाजपा के प्रवक्ता आज जातियों का नाम लेकर उसका विरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार अब सरकार में आ चुके हैं। अब जातीय जनगणना बिहार की तर्ज पर होती है या नहीं होती, या हम जो आरोप लगा रहे थे वो साबित होते हैं कि संविधान में जातियों को मिले हुए आरक्षणों को या हनन करेंगे। अब ये देखना है और ये तमाशा होगा। आप देखिएगा इनकी सरकार टिकती है या गिरती है। उत्तर प्रदेश की धर्म की बात कर रहे हैं, आपने खुद बताया, अयोध्या हारे, फैजाबाद की 5 सीटें, मुस्लिम आबादी कितनी है बताइए। हिंदू जाग चुका और हिंदुओं ने आपके सांप्रदायिक कार्ड को फेल कर दिया। मोदी जी माँ से मच्छी, माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से लेकर वो मुजरा तक शब्द इस्तेमाल कर गए और कहते रहे कांग्रेस आएगी, बुलडोजर चलेगा राम मंदिर पर। स्मृति ईरानी ने अपने भाषणों पे कहा कि कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पर नहीं रहेगा। वही स्मृति ईरानी अमेठी से हारती है। यानी कि दिखता है कि भाजपा के इस जाति और सांप्रदायिकता के कार्ड को पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर नकार दिया है। प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खतरे में आई कहाँ? जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आनी थी, आज वो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी बहुमत से चूक गई। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी चोट लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली बुला लिए गए हैं। अब देखना है कि उनकी कुर्सी बचती है या उनकी कुर्सी जाती है। अब ये देखना हो। अलका जी आगे बढ़ता हूँ, आपके पास दोबारा आता हूँ जी। नाहिद लारी खान भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। नाहिद लारी खान, आपसे भी मेरा सवाल यही है, आप समाजवादी पार्टी का जो बेहतर प्रदर्शन रहा और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर इश्यूज थे, जो प्रेम जी ने भी जिनका जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि आखिरकार 22 की हार के बाद जो 24 के जो नतीजे हैं, इन नतीजों के पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? कांग्रेस का साथ आना या समाजवादी पार्टी का बेहतर टिकट वितरण? रोहित जी, 2022 के चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं। आप यूपी को भली भांति जानते हैं, आपने अच्छा कवरेज भी किया 2022 चुनाव में। मैं आपके साथ डिबेट में भी उस दौरान बैठी हूँ। मैंने अनेकों बार आपको पॉइंट करके बताया कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली और हम 47 सीटों से 125 सीटों तक आ गए। तब मैंने आपको बताया 2 साल बाद अब लोकसभा चुनाव हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ। प्रेजेंट अगर आप देखते हैं कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर 4 सीटें थी केवल हमारे पास। हमने बीजेपी की जीती हुई 40 सीटें और छीन ली। हमने 40 सीटें और छीन ली। यानी अगर आज आप विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में करा दें तो समाजवादी पार्टी 220 सीटें जीत रही है। और आने वाले समय यानी जब एक्चुअली विधानसभा चुनाव होगा 2027, हो सकता है पहले भी हो जाए, 2027 की भी अगर बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरह से समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो निश्चित तौर पर हम 300 प्लस सीटों पर हम जीतेंगे। अगर 2027 के हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव होता है, क्यों जीतेंगे? क्योंकि आप ये समझे कि पीएम और सीएम के चेहरे को, पीएम सीएम के चेहरे को जनमानस ने नकार दिया। पीएम के चेहरे पर वोट मांगा क्या? खुद मोदी जी कहते रहे मेरे चेहरे पर वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, तो पीएम के चेहरे को नकारा। और सीएम तो गर्मी उतारने की बात करें तो अब जनमानस ने गर्मी उतार दी। अभी अयोध्या जी की भी आई, अभी एक सेकंड और इंपॉर्टेंट बात, अभी अयोध्या जी की भी बात हो रही थी। तो जो अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब निर्माण हुआ, उसके बाद सबसे पहला चुनाव हुआ, सबसे पहला। ठीक है नाहिद, मैं आपको रोकूंगा। नाहिद जी आपकी पूरी बात आई। अब मैं राजीव रंजन जी के पास में जल्दी से चलता हूं। राजीव रंजन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर राजनीति की बात की जाए, देखिए जाति सच्चाई है इन दोनों प्रदेशों में राजनीति की, लेकिन बिहार में यह स्थिति नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में यह स्थिति हुई। तो आखिरकार आप किस तरह से इसे डिकोड कर रहे हैं? क्या बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो सहयोगी दल थे वो उस तरह से रिएक्ट नहीं हो पाए, वो उस तरह से वोट कन्वर्ट नहीं करवा पाए, लेकिन बिहार में आप लोगों का साथ बड़ा मजबूत रहा? और क्या लगता है आपको इस साथ की वजह से ये नतीजे आए? क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है।
वो कमबैक करने की स्थिति में है। एक जुझारू संगठन है, व्यापक आधार है, उनके कोर एजेंडा के साथ उनके सहयोगियों की कोई बड़ी असहमति भी नहीं है जी। तो कुल मिलाकर के आगे का रास्ता मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतर तरीके से फिर से वापसी की स्थिति में आएंगे। जहाँ तक बिहार का सवाल है, देखिए बिहार की गठबंधन राजनीति कुछ दूसरे तरह से है। गठबंधन के पास एक ऐसा चेहरा है जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम किया है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी काम किया है। मुद्दों के सवाल पर हम ये बराबर कह सकते हैं कि बिहार की जनता से जुड़े सवाल हमारे लिए बराबर ज़्यादा अहम है। और इसीलिए बिहार में अगर जातीय जनगणना, जिसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने अपनी अपनी बातें कह दी जी, लेकिन सच यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकारें वहाँ जो भी बनी, उन्होंने कभी जातीय सर्वे को लेकर के पहल नहीं किया। कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी के 60 वर्षों तक सत्ता में रही और उत्तर प्रदेश में लंबे दौर तक राज्य में भी सत्ता में रही, लेकिन ये काम वो नहीं कर पाए। बिहार में भी सत्ता में रहे, नहीं कर पाए। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया और ये एक दिलचस्प पहलू है कि बिहार के विधानमंडल में जब इस प्रस्ताव को पारित किया तो दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने के बाद भी इसके साथ थी। ठीक है, तो एक व्यापक सहमति नीतीश कुमार जी ने हर ऐसे मुद्दे पर, बिल्कुल आपने ये बड़ी बात भी कही और सीधी बात, यानी उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन के चेहरे थे जिनका जिक्र हमने किया और बिहार में गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार थे, तो ये भी बात थी कि आखिरकार जनता किस तरह से उनको लेती है। उत्तर प्रदेश में ये तमाम फैक्टर काम कर गए, बीजेपी को नुकसान कर गए, लेकिन बगल में पूर्वांचल से ठीक सटा जो बिहार का तब पूरा अगर इलाके की हम बात करें, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं रही। क्या वजह रही दीपक जी कि उत्तर प्रदेश में तो कह रहे हैं कि जाति पर चुनाव हो गया, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें राजनीतिक तासीर, तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है दोनों प्रदेशों में। जी दीपक जी, अभिज्ञान जी, आपसे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सवाल ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये फैक्ट है कि गंगा पार जो है दूसरा इलाका लगता है और ईस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक पॉइंट में जरूर जल्दी से प्रेम शुक्ला जी को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। कास्ट इस देश की हकीकत है और सारी राजनीतिक दल उसको फॉलो करते हैं। तो सिंगल आउट करना कि ये कास्ट ये लोग कर रहे हैं और कास्ट वो लोग कर रहे हैं, ये गलत है। बिहार में जो एक्सपेरिमेंटेशन था बीजेपी का, वो वहां के स्थानीय कारणों से ज्यादा सफल रहा। यूपी की स्थिति में जो इन लोगों को नहीं समझ में आया, यानी कि बीजेपी के स्ट्रक्चर को नहीं समझ में आया, पूर्वांचल के स्थानीय कारण बहुत से जाति को ही देखते हुए बदल चुके थे, जो ये रीड नहीं कर पाए और इसको दूसरे लोगों ने कैपिटलाइज। यानी ये भी कहा जाए कि बिहार में ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ा गया। सब लोग करते, ये इसको किसी को आइसोलेट करके नहीं बोलना चाहिए। इस पर मुझे ऑब्जेक्शन। जी दीपक जी, सवाल यही कि बिहार में वो फैक्टर काम नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम फैक्टर काम कर गए। मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी, लेकिन बिहार की पॉलिटिकल इक्वेशंस काफ़ी अलग हैं उत्तर प्रदेश से। सबसे पहली बात तो आपको ये बात समझनी होगी। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, देखिए एक बड़ा वादा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से था, जो इंडिया अलायंस की तरफ से था, वो ये था कि हम 1 लाख रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। बेरोजगारों को भी डालेंगे, 12वीं पास को भी डालेंगे, इंटर पास ग्रेजुएशन वालों को भी डालेंगे और साथ ही साथ महिलाओं को हम 1 लाख रुपए देंगे। अगर आपके घर में 3 महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए देंगे। और हमने देखा कि हाल ही के 2 महीनों में लोग कांग्रेस की गारंटी लेकर पहुंच गए। मुझे लगता है कि इस फैक्टर ने जो बीजेपी का लाभार्थी वर्ग था, जो लगातार 10 साल से लाभ ले रहा था, उसको पता था ये लाभ तो उसको मिलता रहेगा, कांग्रेस पार्टी आएगी तो भी ये लाभ बदल नहीं पाएगी, तो कांग्रेस जो नया दे रही है क्यों ना उसकी तरफ जाया जाए। और राहुल गांधी ने उसके लिए बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की। तो मुझे ये लगता है कि 1 लाख रुपए या 8,400 8,600 रुपए महीना, ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट था उस वर्ग के लिए जो लाभार्थी वर्ग है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उसके टेकर्स बहुत थे और उत्तर प्रदेश में जितनी डायमेंशनल पॉलिटिक्स वहाँ पर है और जिस तरह की सिचुएशन है मोदी योगी की जोड़ी को लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के निसंदेह इंटरनल इक्वेशंस ने भी काम किया होगा। इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता, जिसके चलते जो है इस तरह के परिणाम आए हैं। जी
अलका जी बड़ा क्विक रिएक्शन, बड़ा छोटा सा, क्योंकि आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे अगले सवाल पर जाना है, आप सब लोगों की प्रतिक्रिया लेनी है। रोहित जी, दीपक जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि महिलाएं महंगाई से त्रस्त थी। मोदी जी महंगाई पर नहीं, मंगलसूत्र पे बात कर रहे थे। हमने 1 लाख रुपया साल देने की बात की। उसके साथ ये भूले नहीं अग्निपथ भर्ती योजना, जिसको लेकर जेडीयू के नेता त्यागी जी ने अभी से भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है कि बिहार में हार का कारण सबसे बड़ा ये भी माना जा रहा है कि बहुत से युवा जो सेना में जाना चाहते थे वो अग्निपथ भर्ती का विरोध करके पक्की भर्ती का बहाल की बात कर रहे थे, जिसका वायदा हमने किया। जातीय जनगणना तीसरी सबसे बड़ी बात। ठीक है अलका जी, अभी मैं इन्हीं सवालों पर आ रहा हूं, दोबारा आपके पास आऊंगा। जल्दी से अगले सवाल पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज का जो अगला सवाल है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल से इस्तीफा देकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब 9 तारीख को वो तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा कार्यक्रम उनके पहले के 2 कार्यकाल से अलग रहने वाला है, क्योंकि इस बार उन्हें जेडीयू और टीडीपी से तालमेल बैठाकर चलना होगा। और बीजेपी के कई मुद्दे, मोदी सरकार के कई फैसले ऐसे हैं जिनमें जेडीयू और टीडीपी इत्तेफाक नहीं रखती। आपको कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जल्दी से बता देता हूं जिन पर एनडीए में मतभेद की आवाज उठ सकती है। आइए जल्दी से उन तमाम मुद्दों का जिक्र कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, वो मुद्दे कौन कौन से जानना बेहद जरूरी है। किन किन मुद्दों पर मतभेद? मुद्दा समान नागरिक संहिता, बीजेपी समर्थन करती है, जेडीयू समीक्षा की जरूरत है ये बात कहती है, और टीडीपी कहती है, टीडीपी इसका विरोध करती है। यह सबसे पहला मुद्दा जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग राय सामने आ रही है। अग्निवीर योजना, बीजेपी समर्थन करती है, जेडीयू समीक्षा की मांग करती है, जिसका जिक्र अलका लांबा कर रही थी कि आज केसी त्यागी जेडीयू के नेता, उन्होंने ये बात कही। और टीडीपी न्यूट्रल है, यानी अभी कुछ इस पर उन्होंने कहा नहीं है। मुस्लिम आरक्षण, बीजेपी विरोध करती है, जेडीयू विरोध करती है, टीडीपी की अगर बात करें तो समर्थन करती है। ये तमाम बातें हैं। मुद्दा देश भर में जातीय जनगणना की बात है, बीजेपी न्यूट्रल है और जेडीयू समर्थन करती है, टीडीपी भी समर्थन करती है। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी विरोध करती रही है, जेडीयू डिमांड कर रही है, टीडीपी डिमांड कर रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार, जो गठबंधन की सरकार होगी, वो कैसे चलेगी इन तमाम अंतर विरोधों के बावजूद। जल्दी से अभिज्ञान, पहली प्रतिक्रिया आपसे। ये बड़ा रोड़ा होगा। बहुत जल्दी से बता दूं कि एक जो कोएलिशन का तौर तरीका होता है, बहुत वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाता है जी। अमूमन अगर बीजेपी की पहले की, हम अटल जी के समय की सरकारों को देखें तो उसमें से वो मुद्दे हटा दिए जाते हैं या उनको बैक बर्नर पे डाल दिया जाता है जो बीजेपी के कोर एजेंडे के हो, क्योंकि आप एक कोएलिशन गवर्नमेंट में जी। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि इसमें भी, इस केस में भी यही होगा और एक इस तरह का कोई प्रोग्राम बनेगा या कोई कोऑर्डिनेशन के आधार पर कोई तरीका बनेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी तो आपने कुछ अहम मुद्दे गिनाए हैं जी, इसके अलावा भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो एलाइज नहीं टॉलरेट करेंगे। एक बड़ी चुनौती होगी अभिज्ञान बीजेपी के लिए। और मैं दीपक जी आपके पास आऊंगा। आपने और अभिज्ञान जी, आपने भी गठबंधन की सरकारों की बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों ने कवर की हैं, ब्रेक की हैं। तो दीपक जी, नीतीश की अगर बात करें, यूसीसी के खिलाफ रहे हैं, 2017 में उन्होंने लेटर भी लिखा था, लेकिन बीजेपी का कोर एजेंडा है। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण की बात करें, आप देखिए पीएम ने भी कहा था, तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि अगर आते हैं तो आरक्षण को रद्द करके ओबीसी को देंगे। ये बात आरा में अमित शाह ने भी कही थी। तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने कही थी कि मुस्लिमों को जो आरक्षण मिल रहा है उसको, यानी ओबीसी के कोटे का आरक्षण किसी में बंटने नहीं देंगे। तो ये जो विरोधाभास है जेडीयू और टीडीपी के, तो सरकार चलने में बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, बड़े रोड़े नहीं होंगे। देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अब परिस्थितियां इस तरह की नहीं रही कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन तमाम तीनों दलों के बीच बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कॉमन सिविल कोड जो है उसको भारतीय जनता पार्टी थोड़े टाइम पे बैक बर्नर पर रख दे। यूसीसी उत्तराखंड में आ गया है, उसके लिए वही काफी है। हाँ, 3 इश्यू होते थे जिसपे बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच मतभेद था। सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर, दूसरा जो मुद्दा हुआ करता था वो हुआ करता था धारा 370, और तीसरा कॉमन सिविल कोड। इसमें 2 मुद्दे तो अपनी अंतिम परिणति तक पहुंच चुके हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोएलिशन में होता क्या है, जैसे आप सरोजनी नगर में सामान खरीदने में बार्गेनिंग करते हैं ना, 100 रुपए का सामान है
वो बोलता है 100 रुपए कीमत, आप बोलते हैं 50 रुपए, फिर आप 70 रुपए तक बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो कोलिशन पॉलिटिक्स भी इसी तरह चलती है। पहले जो है चंद्रबाबू नायडू मांगेंगे 5 बड़े मुद्दे, कुछ पब्लिक में बयान देंगे और 3 मुद्दों पर सेटल कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देखिए उतनी सहज स्थिति तो नहीं होगी जितनी क्लियर मेजोरिटी वाली होती, लेकिन असहज इतनी भी नहीं हो पाएगी कि नरेंद्र मोदी सरकार न चला पाए, क्योंकि वो दोनों से पहले डील कर चुके हैं और बहुत बेहतर ढंग से डील कर चुके हैं। वो टेम्परामेंट को समझते हैं, चाहे वो नायडू हो चाहे वो नीतीश कुमार हो। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन जी, आज ही आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए अग्निवीर की, इसके अलावा यूसीसी है, इसके अलावा जातीय जनगणना है, ये तमाम मुद्दे, कुछ इश्यूज आपके कोर इश्यूज हैं लेकिन बीजेपी से मेल नहीं खाते। तो कैसे ये बात आगे बढ़ेगी, कैसे ये बात आगे बनेगी, या समीक्षा होगी या समीक्षा की बातें होगी? देखिए, अभिज्ञान प्रकाश जी की बात से मैं सहमत हूं। एनडीए के स्थापना के बाद अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था तय हुई जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हैं, जो भी घटक दल हैं, उनकी असहमति और सहमति को भी फैसले लेने में प्रमुखता दी जाए। और ये ठीक है, दीपक चौरसिया जी ने कहा कि 2 उसमें सेटल हो गए, 370 और राम मंदिर। तो राम मंदिर पर असहमति हमारी नहीं थी, हम ये चाहते थे न्यायपालिका के द्वारा फैसला हो और या सर्वानुमति से हो। तो कहीं ना कहीं एक न्यायिक फैसले से, लेकिन राजीव जी यूसीसी और अग्निवीर, और ये उस दौर में नहीं हुआ। देखिए, मैं जो कह रहा हूं, चूंकि आपका टाइम प्रेसियस है, मैं कम समय लूंगा, अपनी बात मैं कह दूं। जहां तक यूसीसी का सवाल है, हम लोगों ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये लिखा था जी कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लिया जाए, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे यूसीसी के खिलाफ हम अब नहीं हैं। ये अटल जी के दौर में जो बातें थी उससे कुछ हद तक हम लोग आगे आए। और जहां तक अग्निवीर का सवाल है, समीक्षा और विरोध ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के एनडीए को कई राज्यों में नुकसान हुआ है और निसंदेह नुकसान उन राज्यों में ज्यादा हुआ जहां सेना में भर्ती के लिए नौजवान ज्यादा, बिल्कुल, यानी समीक्षा होनी चाहिए। राजीव जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप बड़े अच्छे तरह से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आपकी बात आगे इसलिए रोक रहा हूं, वक्त कम है। जल्दी से मैं नाहिद लारी खान आपके पास आऊंगा। नाहिद लारी खान, बताइए, आप बड़ी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीधे तौर पर देखिए, अभी राजीव जी कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार चलाएंगे, समीक्षा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन आप लोग हैं कि सवाल उठा रहे हैं, अभी सरकार ने शपथ तक नहीं ली। रोहित जी, अभी आपने दिखाया कि जातिगत जनगणना के प्रति बीजेपी न्यूट्रल है, जबकि ऐसी बात नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की केंद्र सरकार में हलफनामा देकर स्पष्ट कह दिया था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ नहीं है। और ये तब बीजेपी की केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जब बिहार में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पास हुआ था और बिहार का पूरी सारी पार्टीज ने बीजेपी के केंद्र सरकार से समर्थन मांगा था, समर्थन भी नहीं दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कहा था हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मेरी बात नहीं। और माननीय नीतीश जी ने अनेकों बार कहा था कि वो बीजेपी सख्त पिछड़ा। ठीक है नाहिद लारी खान, मैं आपको भी रोक रहा हूं, बड़ी माफी के साथ, वक्त कम है मुझे। अलका जी, आपको क्यों लग रहा है कि ये बेमेल है, ये नहीं चल पाएंगे, जबकि राजीव जी दावा कर रहे हैं सहयोगी दल है? रोहित जी, आप हमें कहने क्या जल्दी है? जेडीयू के नेता से पूछिए, अभी तो शपथ भी नहीं हुई, अग्निपथ भर्ती के खिलाफ खड़े हो गए। और 7 घंटे मीटिंग चली ना, प्रधानमंत्री जी चल के नड्डा जी के घर गए, 7.5 घंटे मीटिंग चली। कितनी देर की फ्लाइट है, नागपुर दिल्ली की या भोपाल दिल्ली की? आ सकते थे ना। बात ये थी कि इंतजार किया जाता। 7.5 घंटे में भाजपा के जो नेता दिल्ली अभी तक 2 दिन पूरे हो गए नहीं पहुंच रहे, 7.5 घंटे इंतजार किया तब भी नहीं पहुंचे। आग अंदर लगी हुई है और हम बाहर धुआं देख रहे हैं। ठीक है अलका जी, अब मैं आखिर में प्रेम शुक्ला साहब आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, क्या कहना आपका? आपने तमाम हमारा जो पैनल था सबकी बातें सुनी, लेकिन ये सवाल पूरे देश में है कि जैसे पहले आप बड़े फैसले लेते थे, बड़े और कड़े फैसलों का जिक्र आप लोग करते थे, अब वो थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। क्या कहना आपका?
रोहित जी, सबसे पहले मैं आदरणीय अभिज्ञान जी ने जो मुझे विशिष्ट ज्ञान दिया कि इस देश में जातियां हकीकत हैं, तो सर मजहब भी हकीकत है और एक कौम विशेष का जो मजहबी सांप्रदायिकता वो भी हकीकत है। इस देश को मजहब के आधार पर बांटा गया ये भी हकीकत है और चुनाव परिणाम आने के बाद मजहब विशेष के लोगों ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में धर्म विशेष के लोगों पर हमला भी किया, ये भी हकीकत है। और मजहब विशेष के लोगों ने रमजान का महीना ढूंढ ढूंढ कर बम कांड किए, ये भी हकीकत है। वोट जिहाद हुआ, ये भी हकीकत है। और इस देश में जो है मजहबी लोग जो है SC ST के लोगों का जो है आरक्षण का अधिकार छीनना चाहते हैं, ये भी हकीकत है। रोहित जी, मजहब विशेष के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो इस देश के OBC SC और ST उनके आरक्षण का अधिकार जो है वो छीनना चाहती है, ये भी हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि बहुसंख्यकवाद का हम विरोध करेंगे, यानी मुस्लिम लीग ने जो 1937 प्रेम जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त सर खत्म हो गया, वक्त खत्म। बड़े संक्षेप में अभिज्ञान, बिल्कुल क्विक 10 सेकंड में रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जो ये बातें कर रहे हैं ना, टीडीपी के नेता भी इनके साथ है, चंद्रबाबू नायडू, जो कमिटेड है मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस की बात ये अपने पास रखे। ठीक है अभिज्ञान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलका जी आपका भी शुक्रिया, दीपक जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी और नाहिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब समीक्षा भी होगी और परीक्षा भी होगी एनडीए की।